तारुस या पोंटिक माउंटेन रेंज कौन से देश में मिलती हैं? भूमध्य सागर से लगने वाले एशिया के कौन कौन से देश हैं? या फिर टिग्रिस या यूफ्रेट्स नदियाँ कौन कौन से देशों से होकर बहती हैं और कौन से सागर में गिर जाती हैं? चलिए मेरे साथ, मैं हूं अरुण कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है मैप ऑफ एशिया के अंतर्गत वेस्ट एशिया पार्ट 2, और ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। वेस्ट एशिया पर हमारी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैप ऑफ एशिया पार्ट 2, वेस्ट एशिया का पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये है एशिया का वेस्टर्न पार्ट, और इसमें जो कुछ देश आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे मैं सर्किल बनाऊंगा, देखिए ये यहाँ पे ईरान है। ईरान से आगे आप निकलेंगे, ऊपर निकलेगा काकेशस स्टेट, फिर इधर आप तुर्की चले जाएंगे और इधर फिर आप आएंगे सीरिया जॉर्डन होते हुए, नीचे अरेबियन पेनिनसुला होते हुए घूम के आ जाएंगे गल्फ ऑफ ओमान तक। तो जो इतना क्षेत्र बन गया है इस लाइन के अंतर्गत इसको हम कहते हैं वेस्ट एशिया। इस वेस्ट एशिया से हम तीन देशों को, जो कि जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान हैं, जिन्हें हम कहते हैं काकेशस स्टेट, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन 3 देशों को हटा दें और उसमें इस इजिप्ट को जोड़ दें तो बन जाता है ये मिडल ईस्ट यूरोप वाले बोलते हैं। अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये वेस्टर्न एशिया ही है। जैसा कि मैं आपको पहले वेस्टर्न एशिया का जो हमने पार्ट 1 बनाया था उसमें बता चुका हूं मैं आपको। देखिए आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, 3 देश यहाँ पे हैं ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में। इसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इन्हें कहते हैं काकेशस स्टेट। यहाँ पे कुछ देश हैं इतने में, इस पेनिनसुला में, ये अरेबियन पेनिनसुला है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कौन कौन से देश हैं? यमन, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, बहरान और कुवैत। इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। बाकी जितने देश ये बच गए हैं इनके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से देश ये बच गए हैं, क्या इनकी ज्योग्राफी है, क्या इनका पॉलिटिकल मैप है, जियोपोलिटिक्स क्या है, कौन कौन सी यहाँ पे रिवर्स या वाटर बॉडीज शेयर करते हैं, कौन कौन सी देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान की। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा ईरान, ये एक देश है ईरान। ईरान आपको दिखाई दे रहा है, 2 तरफ इसके वाटर बॉडी है, ऊपर कैस्पियन सी है और नीचे क्या है? नीचे है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। यह है ईरान। ईरान के बारे में मैं आपको बता दूं कि चारों तरफ से ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ऊंची तो नहीं है, रग्न है, काफ़ी एक तरह से अरावली है, काफ़ी घिसी पिटी है, पहले कभी ऊंची रही होंगी। तो इसके चारों तरफ जो है पर्वत हैं, हाई हिल्स हैं, हाई लैंड है, और बीच में है डेजर्ट। तो इसलिए बीच में हिस्ट्री में देखेंगे हम तो हिस्ट्री में काफ़ी इस देश पे आक्रमण करना मुश्किल होता था, क्योंकि इसके चारों तरफ ही काफ़ी खड़े पर्वत हैं। इसलिए ये देश इन्वेशन से बचा रहा है। अगर हम इसकी बॉर्डरिंग कंट्री की बात करें, बॉर्डरिंग कंट्री से पहले हम देख लेते हैं कि वाटर बॉडीज कौन कौन सी है यहाँ पे। तो इसके उत्तर में आपको मिलेगा कैस्पियन सी। देखिए कैस्पियन सी से सीमा साझा करता है। और अगर इसके हम दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में हमें मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको गल्फ ऑफ पर्सिया, पर्शियन गल्फ। पर्सिया इसी देश का नाम रहा है। इतिहास में इसको फारस या पर्सिया कहा जाता था। पर्शियन एम्पायर भी यहीं पे होती थी। यह गल्फ ऑफ पर्सिया, यह गल्फ ऑफ ओमान, इनके साथ भी ये बॉर्डर बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे है ये जो जगह दिख रही है आपको, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर, और यहाँ पे इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम आपको दिख रहा है, यह है बंदर अब्बास पोर्ट, और इधर है चाबहार पोर्ट। ठीक है, चाबहार पोर्ट। ऊपर की तरफ आप देखेंगे कैस्पियन सी से लगी हुई तो एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एल्ब्रूज माउंटेन। यहाँ पे ये एल्ब्रूज माउंटेन है, और एल्ब्रूज माउंटेन में इसका हाईएस्ट पीक जो है एल्ब्रूज माउंटेन में ही पड़ता है, जिस पीक का नाम है दमावंद। यहाँ पे दमावंद पीक आपको मिलेगा एल्ब्रूज माउंटेन के अंदर ही। ठीक है, जिसकी हाइट यहाँ पे लिखी हुई है, आप जान सकते हैं 5610 मीटर। नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा जैग्रोस माउंटेन। कौन सा माउंटेन है ये? जैग्रोस माउंटेन रेंज। इराक से शुरू हो जाती है इस तरह से, और ये कहाँ तक जाती है? गल्फ, ये जो हमारी हॉर्मुज वाटर स्ट्रेट थी यहाँ तक फैली हुई है जैग्रोस। ऊपर है अल्ब्रोस, नीचे है जैग्रोस, ऊपर है अल्ब्रोस, और बीच में है डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा ईस्ट ईरानियन रेंज, और बीच में जो है ये सेंट्रल ईरानियन रेंज इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बीच में 2 डेजर्ट मिलेंगे, एक को बोलते हैं दस्ते कावीर और दूसरे को बोलते हैं दस्ते लुत। दस्ते का मतलब डेजर्ट ही होता है, तो कावीर डेजर्ट,
और लुत डेजर्ट, दो बड़े बड़े रेगिस्तान हैं बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लेक मिलेगी, इस लेक का नाम है उर्मिया लेक। यहाँ पे आपको एक लेक दिखाई दे रही है, यह है उर्मिया लेक, जो कि ईरान की सबसे बड़ी लेक है, उर्मिया लेक, ठीक है। अगर हम इससे सीमा बनाने वाले देशों की बात करें तो देखिए ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कुवैत के साथ इसका बॉर्डर टच नहीं होता है। कुवैत की जगह आप लिखिए तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ ये सीमा बनाता है। तो उससे सीमा बनाने वाले देशों की बात करें तो यहाँ पे दिखेगा आपको तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के आगे कैस्पियन सी है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेंगे अजरबैजान और आर्मीनिया। अभी मैं मैप में आपको दिखा दूंगा, दो काकेशस स्टेट, अजरबैजान और आर्मीनिया। उसके बाद दिखेगा तुर्की, तुर्की के बाद दिखेगा इराक, तुर्की के बाद क्या दिखेगा, इराक। कुवैत के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। पोर्ट मैंने आपको इंपॉर्टेंट पोर्ट इसके बता दिए। चाबार पोर्ट, जो कि भारत इस पे अपना एक पोर्ट डेवलप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बंदर अब्बास पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक जास्क पोर्ट भी आपको मिलेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट है जास्क पोर्ट। माउंटेन रेंज, ऊपर मैंने आपको बताया एल्ब्रूज, नीचे दिखेगा आपको मिलेगा जैग्रूज, एल्ब्रूज, जैग्रूज। डेजर्ट की बात करें तो दस्ते कावीर, दस्ते लुत। लेक की बात करें तो यहाँ पे मिलेगी आपको उर्मिया लेक, और यहाँ पे भी आपको एक लेक दिखाई देगी जिसका नाम है कावीर नमक। ये दस्ते कावीर में ही एक लेक है कावीर नमक। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि दस्ते कावीर जो है, ये जो है साल्टेड रेगिस्तान यानी नमक का रेगिस्तान है, ठीक है। ये एक नमक का रेगिस्तान है। ये मतलब इसका ये हुआ कि पानी के सूखने से बना हुआ रेगिस्तान है। और यहाँ पे जो एक लेक है जिसका नाम है कावीर नमक, कावीर नमक। ये है ईरान। बॉर्डर का मिक्स का फिर बात देख लेते हैं। देखिए तुर्कमेनिस्तान से सीमा लगाता है, पाकिस्तान से सीमा लगाता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों हैं। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और इधर चले जाएंगे हम इराक, तुर्की, और यहाँ पे दो काकेशस स्टेट दिख रहे हैं आपको, अजरबैजान और आर्मीनिया के साथ ये सीमा साझा करता है। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है। कैपिटल है इसकी तेहरान, ये इसकी कैपिटल तेहरान है। जो मैं हाईएस्ट पीक बता रहा था माउंट दमावंद, DAMAVAND, दमावंद। आई डोंट नो मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। माउंट दमावंद जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, जो कि एल्ब्रूज माउंटेन रेंज में आती है। ऊपर की तरफ यहाँ पर जो पड़ता है, इस जगह को बोलते हैं, जैसे यहाँ पे पामीर की घाट है इंडिया के ऊपर, यहीं पे एक घाट है जिसको बोलते हैं अर्मीनियन हाईलैंड। यहाँ पे जो जगह है, ये तुर्की का जो पूर्वी वाला हिस्सा और ये इराक का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा जाता है, इस जगह को बोलते हैं अर्मीनियन हाईलैंड, ठीक है। इसके ऊपर जो पर्वत श्रृंखला आती है उसे कहते हैं काकेशस माउंटेन, ठीक है। इधर मिलेगा पोंटिक, इधर मिलेगा तौरस, और बीच में जो जगह है ये है अर्मीनियन हाईलैंड। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि अर्मीनियन हाईलैंड का कुछ हिस्सा ईरान में भी आता है। अब हम बात करेंगे सीरिया की। सीरिया की कैपिटल है दमस्कस। यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया हूँ एक चीज़, जो ईरान है, ईरान की जो करेंसी है उसका क्या बोलते हैं, ईरानियन रियाल। बेसिकली रियाल, इसकी जो करेंसी है ईरान की, उसे कहा जाता है रियाल। बात करेंगे सीरिया की तो सीरिया, ये है सीरिया, सीरिया की कैपिटल है दमस्कस। ये देखिए ये है दमस्कस, कैपिटल दमस्कस है, लेबनान के पास है, ठीक है। इसके दक्षिण पश्चिम में जो ये दक्षिण पूर्व में जो ये रेगिस्तान है इसको बोलते हैं सीरियन डेजर्ट। सीरिया का रेगिस्तान है, ठीक है, सीरिया का रेगिस्तान है। और इसके उत्तरी भाग से एक नीवर गुजरती है, इसका नाम है यूफ्रेट्स नदी। यूफ्रेट्स नदी या यराफात नदी बोलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। यराफात नदी यहाँ से निकलती है और इराक में चली जाती है, तुर्की से घूम के यहाँ पे आती है, ठीक है। इसके मेडिटेरियन सी वाली साइड में आपको यहाँ पे एक जगह मिलेगी, इसका नाम है गोलन हाइट्स। ये जो जगह है ये गोलन हाइट्स है। गोलन हाइट बेसिकली जगह तो तुर्की की है, लेकिन उस पर कब्जा इजराइल का है, तो ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ये वाला गोलन हाइट इसको बोलते हैं। कैपिटल मैंने आज की आपको बता दिया दमस्कस। लेबनान और सीरिया के बीच में एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं एंटी लेबनान माउंटेन। लेबनान और मेडिटेरियन सी के बीच में जो रेंज है पर्वत श्रृंखला, उसको बोलते हैं लेबनान माउंटेन, और इधर जो है उसको बोलते हैं एंटी लेबनान माउंटेन्स, ठीक है। अगर हम इसकी बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर ये देखिए यहाँ पे तुर्की के साथ बॉर्डर साझा करता है, उसके बाद इधर इराक के साथ करता है, ईरान के साथ नहीं करता है, कंफ्यूज नहीं होना, ईरान के साथ नहीं करता है। जब मैं नहीं बोलता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुर्की के साथ सीमा साझा करता है, इराक के साथ सीमा का साझा करता है, जॉर्डन के साथ सीमा साझा करता है, गोलन वाली हाइट वाले क्षेत्र में इजराइल के साथ भी सीमा साझा करता है, और लेबनान के साथ तो करता ही करता है, और मेडिटेरियन सी के साथ भी सीमा साझा करता है। इसका मतलब भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करने वाला देश है पहला सीरिया। कौन कौन से देश हैं वो इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे, जो मैंने क्वेश्चन शुरू में पूछा भी था आपसे। सीरिया, कैपिटल दमस्कस। इसकी जो करेंसी है उसे बोलते हैं हम सीरियन पाउंड। बॉर्डरिंग कंट्री मैंने आपको दिखाई, तुर्की
इराक, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल। डाउट होगा आपको इजराइल पे, इजराइल के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। गोलन हाइट डिस्प्यूटेड एरिया है इजराइल और सीरिया के बीच में। सीरिया ISIS इसके लिए आतंकवादी संगठन के लिए काफ़ी न्यूज में रहता है। ये वही वाला सीरिया है, ठीक है। वाटर बॉडीज मेडिटेरियन सी है ही, सीरियन डेजर्ट आपने देख लिया। और यूफ्रेट्स नदी जो इससे होकर गुजरती है, इसी यूफ्रेट्स नदी को बोलते हैं सीरिया के अंदर नहर अल काबूर बोलते हैं, ठीक है। गोलन हाइट्स जो है इजरायली ऑक्यूपाइड एरिया है सीरिया और इजराइल के बीच में, ये वाला है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स जोग्राफिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है गोलन हाइट्स। 1967 के युद्ध में इसको इजराइल ने ऑक्यूपाइड कर लिया था। देखिए ये तुर्की आपको दिख रहा है, ये सीरियन डेजर्ट, ये यूफ्रेट्स रिवर जो इधर इराक में चली जाएगी, इधर लेबनान है, इधर मेडिटेरियन सी, ये गोलन हाइट्स, ठीक है। ये इसकी कैपिटल है दमास्कस। इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। एक चीज़ और आप देख सकते हैं, तुर्की और सीरिया का जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, ये तो पूरा तुर्की सीरिया का बॉर्डर है, लेकिन इधर वाला जो बॉर्डर है यहाँ पे, इस बॉर्डर पे ही बहती है दूसरी एक इंपॉर्टेंट रिवर क्षेत्र, इसका नाम है टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर सिस्टम के बारे में भी हम अभी जानेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इराक की, तो इराक की कैपिटल है बगदाद। ये इराक है जिसकी कैपिटल बगदाद है, ठीक है। और इराक से होकर एक इम्पोर्टेंट नदी बहती है, एक नहीं दो इंपॉर्टेंट नदी बहती हैं। एक है हमारी टिग्रिस, ये जो इधर से नदी आ रही है इसका नाम है तिग्रिस। दूसरी जो इधर से नदी आ रही है ये यूफ्रेट्स। और तिग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच में ही पनपी थी इतिहास में मेसोपोटामिया की सभ्यता। बेबीलोनिया आपने नाम सुना होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता यहीं इसी क्षेत्र में जन्मी फली फूली है। काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। मेसोपोटामिया का मतलब ही होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो इधर हमारी मिलेगी यराफात, इधर मिलेगी तिग्रिस, इधर मिलेगी यूफ्रेट्स रिवर, ठीक है। दोनों आगे जाके एक ही जगह नदी मिल जाती हैं, ठीक है। दोनों नदियाँ एक जगह जाके ही मिल जाती हैं। इराक की कैपिटल बगदाद है। कौन सी नदी किनारे बसी हुई है बगदाद? तो देखिए बगदाद जो यहाँ पे तिग्रिस नदी के किनारे बसी हुई है। तिग्रिस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मैं आपको यहाँ पे दो तीन दिखा देता हूँ। देखिए समारा, मोसूल, याद रखिएगा मोसूल, समारा, बगदाद, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट शहर हैं किसके? इराक के। और तीनों ही शहर कहाँ बसे हुए हैं? तिग्रिस के किनारे पे, तिग्रिस नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। बॉर्डर की बात करें, ये जो हमारा इराक है कौन कौन से देश के साथ बॉर्डर बनाता है, तो नीचे आपको सऊदी अरेबिया दिखेगा। ये सऊदी अरेबिया, इसको डिटेल से जानने के लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं, मैप ऑफ वेस्ट एशिया पार्ट 1 या फिर अरेबियन पेनिनसुला, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सऊदी अरेबिया इधर कुवैत के साथ सीमा साझा करेगा। कुवैत के साथ इसका खाड़ी देशों वाला युद्ध जब शुरू हुआ था तो यहीं पे डिस्प्यूटेड एरिया था, इन्वेशन कर दिया था सद्दाम हुसैन ने, चढ़ाई कर दी थी कुवैत के ऊपर। ये वही जगह है, खाड़ी देशों, खाड़ी युद्ध, गल्फ वार शुरू होने वाली जगह, ठीक है। वाटर बॉडी की बात करें तो ये जो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ के साथ भी सीमा बनाता है, छोटी सी सीमा। कौन? इराक, ठीक है। इराक पर्शियन गल्फ से भी सीमा साझा करता है। देश में आपको बता रहा हूँ, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ऊपर जाएंगे ईरान, इधर जाएगा तुर्की के नीचे जाएगा सीरिया, और ये छोटा सा जॉर्डन के साथ भी बॉर्डर साझा करता है, जॉर्डन याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। इराक की कैपिटल बगदाद, मैंने आपको बताया। दीनार, दो नदियां हैं जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन से देशों में थी? बेसिकली मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता ये थी। इतना बड़ा क्षेत्र है मेसोपोटामिया की सभ्यता का। बेसिकली देखेंगे तो ये यूफ्रेट्स और तिग्रिस दोनों नदियों के बीच में ही है। कुछ सभ्यताएं जो यहाँ चंपी, सुमेरी सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, ठीक है। ये सीरियन सभ्यता, ये यहीं पे जन्मी, पनपी, फली फूली थी। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता मैंने आपको दिखाया मैप में कौन कौन से देशों में। अगर आज की बात करें तो कुछ हिस्सा इसका ईरान में आएगा, कुछ हिस्सा इराक में आएगा, कुछ हिस्सा सीरिया लेबनान में भी आएगा। सीरिया लेबनान इराक वाले क्षेत्र में ये सभ्यता हुआ करती थी पहले, ठीक है जी। दो नदियों के बीच में तिग्रिस और यूफ्रेट्स, डिटेल से जानेंगे इनके बारे में। बॉर्डरिंग कंट्री मैंने आपको बताई, ईरान, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और कुवैत। यहाँ पे हम देखेंगे ईरान, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और कुवैत। जॉर्डन और कुवैत में आपको डाउट हो सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वाटर बॉडी की बात करें तो इराक की सीमा गल्फ, पर्शियन गल्फ से लगती है, नहीं लगती है मत करिएगा, लगती है। गल्फ ऑफ पर्शियन, फारस की खाड़ी के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक है। इसके नॉर्थ वेस्ट में जागरूस माउंटेन और साउथ में सीरियन डेजर्ट है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब मैंने अभी आपको दिखाए थे, जब मैं आपको ईरान बता रहा था, वहाँ पे जो जैगरूस की माउंटेन रेंज थी वो मैंने बताया था आपको इराक तक आती है। तो इसका वही जैगरूस, ये वही वाले पहाड़ हैं जो ईरान में थे, ठीक है। और जो सीरिया में मैंने आपको डेजर्ट दिखाया था, ये सीरियन डेजर्ट यहाँ इराक तक चला आता है।
तो ये वही वाला डेजर्ट है, ये सीरिया से आया है और ये ईरान से आई है, ठीक है। और बीच में जो मैदान है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ जलोढ़ मैदान, यही है मेसोपोटामिया वाला एरिया, ठीक है। ये मेसोपोटामिया वाला एरिया हो गया। यहाँ की कैपिटल बगदाद तो आपको याद होगा। यहाँ की आप करेंसी याद रखिएगा, इराकी दिनार। इराक की जो करेंसी है वो इराकी दिनार है, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर सिस्टम की बात करें तो ये जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है टिग्रिस और यूफ्रेट्स। दजला और यराफात इन नदियाँ बोलते हैं, इनको बोलते हैं दजला और यराफात हिंदी में, ठीक है। इनके जो बेसिन है, इन दो नदियों का जो बेसिन है तो तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक और कुवैत तक फैला हुआ है। बेसिन का मतलब जहाँ तक कि बरसात का पानी इन नदियों को मिलता है। तो ईरान का जो पर्वत श्रृंखला थी, ये जो हम पर्वत श्रृंखला दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला सारा पानी घूम के ईरान से इसी नदी में आ जाता है, तिग्रिस में। इसलिए बेसिन में यहाँ पे ईरान का नाम भी लिखा हुआ है। कुवैत, इराक, सीरिया और तुर्की में तो नदियाँ बहती ही हैं। इनका जो ओरिजिन होता है वो ईस्टर्न तुर्की के आर्मेनियन हाईलैंड से होता है। देखिए ये है, ये आपको मैप में अगर समझ में आ रहा है और अच्छे से समझ में आने के लिए तुर्की भी हम देखेंगे। ये ऊपर वाला देश है तुर्की। तुर्की में जो ये वाला क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था जैसे पामीर की घाट है, तो यहाँ पे एक घाट है जिसका नाम है आर्मीनियन हाईलैंड। आर्मीनियन हाईलैंड, ये जगह है आर्मीनियन हाईलैंड, ठीक है। ये वाली जगह आर्मीनियन हाईलैंड है। ये जो सर्किल करके आपको दिख रहा है ये आर्मीनियन हाईलैंड है। इसका कुछ हिस्सा इधर ईरान में भी जाता है। ये है आर्मीनियन हाईलैंड। आर्मीनियन हाईलैंड में क्या होता है, सर्दियों में बर्फ़ गिरती है, क्योंकि ये जगह नॉर्थ पोल की तरफ है। यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ गिरती है। जब यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ गिरती है तो जब इस बर्फ़ का पानी पिघलता है तो वहाँ से दो नदियों का ओरिजिन होता है ऊपर की तरफ से। आर्मीनियन हाईलैंड से कौन कौन सी नदियां हैं, करसू और मुरात। ऊपर वाली आपको दिख रही है करसू, नीचे वाली दिख रही है मुरात, ठीक है। करसू और मुरात। और नीचे से, इसके नीचे से एक नदी का नाम ओरिजिन हो रहा है तिग्रिस, ठीक है। तो करसू और मुरात दोनों नदियां मिलकर बन जाती हैं यूफ्रेट्स, और नीचे तो टिग्रिस, दूसरी नदी है तिग्रिस। तो तिग्रिस और यूफ्रेट बेसिकली दोनों नदियां तुर्की से ओरिजिनेट होती हैं। पहले जाना चाहती है भूमध्य सागर, लेकिन इधर एक पर्वत श्रृंखला आ जाती है। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला इसका नाम आ जाती है, इसका नाम है तौरुस माउंटेन रेंज। तौरुस माउंटेन रेंज की वजह से ये नदियाँ भूमध्य सागर की तरफ ना जाके यू टर्न मार लेती हैं और इधर ईरान, इराक, सीरिया की तरफ मुड़ जाती हैं। कौन कौन सी, तिग्रिस और यूफ्रेट्स। आपसे ये कौन सी नदियों से मिलकर बना कोई नहीं पूछेगा, इतना पूछ सकता है कि तिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियाँ जो हैं तुर्की से ओरिजिनेट होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो तुर्की के आर्मीनियन हाईलैंड वाले क्षेत्र से ओरिजिनेट होती हैं। उसके बाद चली जाती हैं सीरिया में। देखिए सीरिया का और तुर्की का बॉर्डर बन रहा है, यहाँ पे तिग्रिस बना रही है और ये भी तो पूरी की पूरी यूफ्रेट्स तो सीरिया में चली गई है। सीरिया के बाद ये दोनों नदियाँ जाती हैं इराक में। ये मेसोपोटामिया वाला एरिया है। इराक में घूमती घामती नदियाँ आके जाके दोनों एक जगह मिल जाती हैं। दोनों नदियाँ जब एक जगह मिल जाती हैं, कहाँ गिरने से पहले, गल्फ ऑफ पर्शिया की खाड़ी में गिरने से पहले दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं जहाँ पे, और इन दोनों नदियों का सम्मिलित नाम हो जाता है सत अल अरब। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां आपस में मिलकर क्या कहलाती हैं, सत अल अरब कहलाती हैं। तिग्रिस नदी के किनारे कुछ इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं। देखिए यहाँ पे मौसूल है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यह समारा, नीचे आपको मिलेगा बगदाद, ठीक है, नीचे आपको मिलेगा बगदाद। कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं ये, ठीक है। बसरा भी जो इराक का शहर है वो सत अल अरब के किनारे बसा हुआ है। सत अल अरब जो दोनों के मिलने से बनी है, एक तरह से तिग्रिस ही कहेंगे इसको भी हम। तो यहाँ पे बसा हुआ है बसरा शहर। बसरा भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप समझ जा रहे हैं कि बेसिन जो इनका इतना बड़ा था, ओरिजिन इनका तुर्की से होता है, तुर्की के ईस्टर्न भाग से। ये ईस्टर्न तुर्की है, ये तुर्की का ईस्टर्न भाग है, ठीक है। अभी हम तुर्की में दो देखेंगे कहाँ से निकलनी है। तुर्की में आर्मीनियन हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं। पहले टिग्रिस और यूफ्रेट्स मिलके बन जाती हैं सत अल अरब और पर्शियन गल्फ में गिर जाती हैं, ठीक है। और जिस जगह पे तिग्रिस और यूफ्रेट्स मिलती हैं उस जगह का नाम है अल कुरना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियाँ कहाँ मिलती हैं, अल कुरना जगह जाके ये दोनों नदियाँ मिल जाती है। एक जगह का नाम है। मेन सिटीज मौसूल तिग्रिस के किनारे, समारा तिग्रिस के किनारे, बगदाद जो कैपिटल है, किसकी कैपिटल है ये, इराक की कैपिटल, ये भी तिग्रिस के किनारे है। और जो बसरा शहर है, बसरा तो आपने नाम सुना ही होगा, जो बसरा शहर है वो सत अल अरब यानी दोनों नदियों की कंबाइन नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ शहर है। अब हम बात करेंगे तुर्की की। तो तुर्की एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। देखिए ये जो इतनी जगह है ये हमारी एशिया है। अब मैं एशिया और यूरोप को अलग कर देता हूँ। देखिए इसके ऊपर वाला जो जगह है वो यूरोप है, नीचे जो दिख रही है आपको एशिया है। तो तुर्की एक बाई कॉन्टिनेंटल या ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। दो महाद्वीपों में फैला हुआ देश है तुर्की। ऊपर आपको दिखेगा ब्लैक सी,
नीचे आपको दिखेगा मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी से हम चलेंगे। ये हम डिटेल से जानने के लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं। ब्लैक सी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेडिटेरियन सी के ऊपर भी हमने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आपको यहाँ की जानकारी मिल जाएगी। ऊपर मिलेगा आपको ब्लैक सी से आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा में आने के लिए आपको एक वाटर स्टेट दिखाई देगी, इसका नाम है बॉस्फोरस स्टेट। ये यहाँ पे है बॉस्फोरस स्टेट, बॉस्फोरस की जल संधि, ठीक है, बॉस्फोरस की जल संधि है यहाँ पे। बॉस्फोरस की जल संधि से आ जाएंगे। देखिए बॉस्फोरस की जल संधि के दोनों किनारों पर एक किनारा हमारा यूरोप में चला जाएगा, दूसरा आएगा एशिया में। यहाँ पे एक शहर है, जिस शहर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए। वो शहर जो है वो भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल सिटी है, ठीक है, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिसको लोग तुर्की की कैपिटल भी समझते हैं। हालांकि तुर्की की कैपिटल जो है वो अंकारा है, और जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ मैं आपको भी बताऊंगा, वो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है जो यहाँ पे बसा हुआ है, जिसका पुराना नाम होता था पुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टांटिनोपल्स, भी उसी का नाम है, पुस्तुनतुनिया भी उसी का नाम है। वर्तमान नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो तुर्की है उसकी कैपिटल है अंकारा। लार्जेस्ट शहर जो है वो ये है। बॉस्फोरस स्टेट से ब्लैक सी से होते हुए हम आ जाएंगे सी ऑफ मरमरा में। सी ऑफ मरमरा पूर्ण रूप से तुर्की के बीचों बीच आता है। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेट आती है सी ऑफ मरमरा से एजियन सी या भूमध्य सागर में जाने के लिए, जिसका नाम है डार्डनेलस स्ट्रेट। डार्डनेलस स्ट्रेट से होते हम चले जाएंगे एजियन सी में। इधर देश जाएगा ग्रीस, उधर जाएगा एक आइलैंड क्रीट आइलैंड के आसपास का जो सागर है उसे बोलते हैं सी ऑफ क्रीट। और नीचे हमारा मेडिटेरियन सी, और यहाँ नीचे आपको एक देश दिखाई देगा जो कि एक एशियन देश है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा। तो इसकी कैपिटल मैंने आपको बताया, इसकी कैपिटल है अंकारा। इसकी नदियों की बात करें, इस देश में कौन कौन सी मुख्य रूप से नदियां हैं, तो देखिए मैं पहले पर्वत बता देता हूँ। ऊपर जो आपको पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी उसका नाम है पोंटिक, यहाँ पे पोंटिक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। नीचे जो है इसका नाम है तौरुस, ये तौरुस पर्वत श्रृंखला है। और बीच में जो ये जगह बच गई है एक उठी हुई भूमि, जिसे हम पठार कहेंगे, तो इस जगह का नाम पठार है, ठीक है, ये एक पठार बन जाता है। यहाँ पे देखिए तुर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, जिसकी कैपिटल अंकारा, मैंने आपको बताया इसकी कैपिटल है अंकारा। ये इधर है अंकारा। ये जो जगह मैंने पठार आपको बताया, जो ये पे बीच में उठी हुई भूमि बच जाएगी, जो एक पेनिनसुला है, इसको बोलते हैं हम एनाटोलिया का प्लेटू। और ये पूरे की पूरी जगह तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है। देखिए ये आप देख रहे हैं, इसके तीनों तरफ पानी है, तो ये एक पेनिनसुला बन जाएगा। इस पेनिनसुला का नाम भी एनाटोलिया पेनिनसुला है। इस जगह को भी हम बोलते हैं एनाटोलिया पेनिनसुला। देखिए ये जगह तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है, और जो जगह तीन तरफ से पानी से घिरी हुई होती है उसे कहते हैं हम पेनिनसुला। तो ये एनाटोलिया का पेनिनसुला है, बीच में जो प्लेटू है उसे एनाटोलिया प्लेटू भी कहा जाता है। यहाँ पे एक मेन नदी जो जाके ब्लैक सागर में गिरती है, देखिए ये ब्लैक सागर में गिरती है, सेंट्रल से निकल के आर्मीनियन हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है। इसका नाम है किजिलिरमैक रिवर। किजिलिरमैक रिवर जो है वो ब्लैक सागर में जाती है। ये आर्मीनियन हाईलैंड या आर्मीनिया की गांठ इसको कहते हैं, जैसे पामीर की गांठ है। यहाँ से तीन इंपॉर्टेंट नदियाँ बेसिकली निकलती हैं। एक चली जाती है इस तरफ, कहाँ जाके गिर जाती है कैस्पियन सी में। यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, जाके कैस्पियन सी में गिर जाती है। उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता चुका हूँ काकेशियन कंट्री जब मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ से दो नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं, मुरुत और कोरुस, इसी जगह से आर्मीनिया की गांठ से, आर्मीनियन हाईलैंड से। ये गांठ तुर्की में है, नाम इसका आर्मीनियन हाईलैंड है क्योंकि किसी समय यहाँ पे आर्मीनियन एम्पायर हुआ करता था। तो यहाँ से दो नदियाँ ओरिजिनेट हुई, मुरुत या मुरात और कारसू, और दोनों मिलने के बाद जब नदी इकट्ठी हो जाती है तो बन जाती है यूफ्रेट्स नदी, जो हम आपको बता चुके हैं। और ये तिग्रिस नदी भी आपको बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पोंटिक है, नहीं पोंटिक तो ऊपर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तौरुस है। तो तौरुस इन नदियों को भूमध्य सागर की तरफ नहीं जाने देता, ये नदियाँ इस तरफ मुड़ जाती हैं। अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तुर्की की, तो सबसे ऊंची चोटी जो है तुर्की की उसका नाम है माउंट अरारात, जो कि यहाँ पे है माउंट अरारात 5137 मीटर। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तुर्की की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट अरारात। वाटर बॉडीज मैंने आपको बताई दी हैं। लार्जेस्ट सिटी जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पे, उसका नाम है इस्तांबुल। मैं आपको देता हूँ इस्तांबुल, जो कि एक बाई कॉन्टिनेंटल सिटी है, दोनों शहरों में पड़ती है। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर भी है, इसी बॉस्फोरस स्ट्रेट के दोनों तरफ है इस्तांबुल, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक शहर है, इतिहास में काफ़ी ओटोमन एम्पायर आप पढ़ेंगे, या फिर ओटोमन एम्पायर से पहले आप पढ़ेंगे इधर जो हमारा यूरोप वाले क्षेत्र में जितने भी एम्पायर रहे हैं, रोमन एम्पायर, उनमें आपको दोनों ही एम्पायर में काफ़ी युद्धों में काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर मिलेगा आपको। पुस्तुनतुनिया कॉन्स्टांटिनोपल्स के नाम से, या फिर अभी फिलहाल में इस्तांबुल के नाम से, सब उसी शहर के नाम है, ठीक है। इतिहास वाली वीडियो में आप जाके मेरी देख सकते हैं। वाटर बॉडीज मैंने आपको बताया, ब्लैक सी है, सी ऑफ मरमरा है, एजियन सी,
और सी ऑफ क्रीट और मेडिटेरियन सी के बीच में के चारों तरफ है तुर्की के। तुर्की एक एशियन देश है जो मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता है। यहाँ पे बॉस्फोरस स्टेट, डार्डनल्स स्टेट मैं आपको दिखा चुका हूँ। इस्तांबुल जो है एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें किन किन के साथ ये सीमा साझा करता है, तो सीमा साझा करने में देखिए यहाँ आपको मिलेगा, हम इधर से बात करें तो ये अजरबैजान के साथ भी सीमा साझा करता है, ये अजरबैजान के साथ भी सीमा साझा करता है। अजरबैजान दो हिस्सों में बस आप बटा हुआ है। अजरबैजान का ऊपर वाला हिस्सा मेन लैंड और नीचे वाला जो हिस्सा है इसका एक्सक्लेव है, ठीक है। जो नीचे वाला हिस्सा है ये अजरबैजान का एक्सक्लेव है, ठीक है, एक्सक्लेव। इस एक्सक्लेव के साथ ये सीमा साझा करता है। तो तुर्की अजरबैजान के साथ भी सीमा साझा करता है, आर्मेनिया के साथ तो सीमा साझा कर रहा है, जॉर्जिया के साथ भी कर रहा है। ब्लैक सी इधर आपको दिख रहा है, इधर क्योंकि यूरोप में चला गया तो यूरोप के दो देशों के साथ भी सीमा साझा करता है। तुर्की यूरोप के किन दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दिख रहा है आपको बुल्गारिया और ग्रीस, ये ग्रीस है। और ये जितने सारे आइलैंड दिख रहे हैं सारे के सारे तुर्की के पास है, लेकिन ये ग्रीस के आइलैंड है। तुर्की के पास केवल दो ही आइलैंड है, ठीक है, बाकी सारे आइलैंड ग्रीस के ही हैं। नीचे मैंने आपको देश बताया, एशिया का ग्रीस है साइप्रस, जिसके साथ ये सीमा साझा नहीं करता लेकिन इसके पास है साइप्रस, ये भी एक एशियन कंट्री है। इधर आपको मिलेगा सीरिया, लेबनान के साथ तुर्की सीमा साझा नहीं करता, इराक और ईरान, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाउट वाला क्वेश्चन आ सकता है, एक तो अजरबैजान के साथ ये सीमा साझा करता है, ये गलती आप कर सकते हैं। दूसरा ग्रीस और बुल्गारिया यूरोप के देश हैं, ठीक है, और लेबनान के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। जो ईस्टर्न तारुस वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है ये वाला, यही है अर्मीनियन हाईलैंड, ये पूरा पोंटिक है, नीचे पूरा तौरुस है, ठीक है, नीचे जो आपको दिख रहा है ये पूरे का पूरा तौरुस है। और ये क्या है, ये हमारा अनाटोलिया का पेनिनसुला। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। मेन रिवर मैंने आपको बताया थी यहाँ पे, किजिलिरमैक जो कि चली जाती है ब्लैक सी में, टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो चली जाएंगी हमारी गल्फ ऑफ पर्सिया में, ठीक है, गल्फ ऑफ पर्सिया में। और एक रिवर जिसका जो आपको कमेंट करके बतानी है, यहीं से ओरिजिनेट होगी और चली जाएगी हमारे कैस्पियन सी में, उस रिवर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हाईएस्ट पीक मैंने अभी आपको दिखाया माउंट अरारात, माउंटेन मैंने आपको बताया तौरुस, पोंटिक, यही दो याद रखने हैं, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और बीच में जो जगह बच जाती है वो है अनाटोलिया का प्लेटू, अनाटोलिया प्लेटू जो इन दोनों माउंटेन रेंज के बीच में, ये दोनों की जरूरत आपको याद करने की नहीं है। लेक इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दो लेक हैं, लेक वन और लेक तुज। मैं आपको लेक वैन दिखा देता हूँ, ये लेक तुज है, ठीक है, ये है लेक तुज और ये है लेक वैन। ये दोनों ही लेक जो हैं, ये दोनों ही लेक जो है इसमें अपने तुर्की में है। ये वाली जगह है आर्मीनियन हाईलैंड, ठीक है, जिसको मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आर्मीनिया की गांठ, ठीक है। यहाँ से कई 3 पर्वत श्रृंखलाएं, 4 पर्वत श्रृंखलाएं आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। इस आर्मीनिया घाट से ये पोंटिक माउंटेन रेंज चली जाएगी, इधर तारुस माउंटेन रेंज चली जाएगी, ऊपर की तरफ आप चले जाएंगे तो काकेसस माउंटेन रेंज चली जाएगी। यहाँ पे जगरूस और एल्ब्रेज माउंटेन रेंज, नीचे की तरफ जगरूस निकल जाएगी, ऊपर की तरफ अल्ब्रोस माउंटेन रेंज निकल जाएगी। तो ये एक तरह से आर्मीनियन हाईलैंड है। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं साइप्रस जो कि भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, एशियन देश है। भूमध्य सागर से सीमा तुर्की भी साझा करता है, ये भी करता है साइप्रस। तो ये भूमध्य सागर के अंदर एक द्वीपीय देश है साइप्रस। इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है निकोसिया, और करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है यूरो। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। साइप्रस एक एशियन देश है और करेंसी है यूरो। हालांकि साइप्रस को 4 हिस्सों में हम बांट के पढ़ेंगे, ये 4 सेगमेंट में डिवाइड हो रखा है साइप्रस। देखिए यहाँ पे ये साइप्रस है, ये साइप्रस है। जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तुर्की का जो प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे तुर्की का ज़्यादा प्रभाव है इस क्षेत्र में, इसको बोलते हैं तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। जो ये लाल लाइन के ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये वाला, ये है तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। जो नीचे वाला दिख रहा है आपको, यहाँ से नीचे वाला, ये वाला है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, ठीक है। हालांकि जो तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस है इसको केवल तुर्की ही एक रिकोगनाइज कंट्री बाई तुर्की है, रिकोगनाइज बाई तुर्की ओनली, बाकी कोई देश इसको रिकोगनाइज करता नहीं है, सब इसको पूरे को साइप्रस ही मानते हैं, ठीक है। जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है ये यूरोपियन यूनियन इसकी करेंसी है और इसकी कैपिटल, दोनों की ही कैपिटल मैं आपको बता चुका हूँ, एक ही कैपिटल है, ठीक है। जो बीच में आपको लाल वाली लाइन दिख रही है ये एक बफर जोन है जो कि यूएन का है। यूएन की जो पीस फोर्स है वो यहाँ पे रहती है और एक बफर जोन की तरह काम करता है, ठीक है। और ये जो आपको शेडेड एरिया दिख रहे हैं ब्लैक कलर से, यहाँ पे जो ब्रिटेन की कॉलोनी होती थी तो ब्रिटिश यहाँ से चले गए और उनकी जो ये वाली जगह अभी भी उनकी कॉलोनी की तरह ऑक्यूपाइड एरिया है, ठीक है। ये वाली जगह अभी भी ब्रिटेन के द्वारा ऑक्यूपाइड एरिया है। तो मैंने बताया आपको इसको कि साइप्रस को 4 सेगमेंट में हम बांट सकते हैं। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस जो कि 60% हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ये है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। दूसरा तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस।
तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस जिसकी कैपिटल है नॉर्थ निकोसिया, वैसे इसकी मेन कैपिटल है निकोसिया। तो तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस जो है वो ओनली रिकॉग्नाइज बाई तुर्की है, ये जगह तुर्की के द्वारा रिकॉग्नाइज है, बाई इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। बीच में जो आपको लाल लाइन दिख रही है यूनाइटेड नेशन कंट्रोल ग्रीन लाइन, जो कि एक बफर जोन की तरह काम करता है, ये यूनाइटेड नेशन कंट्रोल ग्रीन लाइन है। और बाकी जो है अखोत्री और दिकिलिया ये जो है अंडर ब्रिटिश हैं, अखोत्री और दिकिलिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साइप्रस चारों तरफ है इसके मेडिटेरियन सी, ये एक आइलैंडिक कंट्री है। अगला देश हम देखेंगे, देखिए लेबनान आपको दिख रहा है, लेबनान ये है लेबनान जिसकी कैपिटल है बेरूत। लेबनान जिसकी कैपिटल है बेरूत भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है, भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। तो भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाले देशों में हमने अब तक ये चौथा देश है देख रहे हैं। हमने सीरिया देखा, हमने तुर्की देखा, हमने साइप्रस देखा, चौथा है लेबनान। ठीक है, लेबनान में मैंने आपको बताया था पहले भी, भूमध्य सागर की तरफ पड़ते हैं लेबनान माउंटेन्स, और भूमध्य सागर और सीरिया के बीच में पड़ते हैं एंटी लेबनान माउंटेन्स। ठीक है, नीचे की तरफ जो जगह है यह है गोलन हाइट्स। ये गोलन हाइट्स जो है इजराइल और सीरिया में डिस्प्यूटेड एरिया है। कैपिटल इसकी बेरूत है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ जानना भी नहीं है। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत, जो कि कैपिटल जो है भूमध्य सागर के किनारे पे ही स्थित है, भूमध्य सागर के किनारे पे स्थित है। ये एक चीज़ और जान सकते हैं, ये लेबनान जो है वो इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, सीरिया के साथ सीमा साझा करता है, दो ही देशों के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? इजराइल, सीरिया, चारों तरफ सीरिया और नीचे छोटा सा इजराइल। आगे हम बात करेंगे जॉर्डन की। तो देखिए जॉर्डन आपको दिखाई दे रहा है, जॉर्डन। जॉर्डन इसका नाम क्यों है? देखिए यहाँ पे एक नदी बहती है, इसका नाम है जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर किसके बीच में है? जो वेस्ट बैंक है फिलिस्तीन की, फिलिस्तीन दो हिस्सों में है, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, अभी हम जानेंगे। तो वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच में नदी बहती है, इसका नाम है जॉर्डन रिवर। कहाँ से चलती है? यहाँ पे आपको दिखेगा सी ऑफ गैलीली। हालांकि ये लेक है, मीठे पानी की झील है। सी ऑफ गैलीली दुनिया में दूसरी सबसे गहराई में स्थित झील है, यह सबसे गहरी भूमि है। सी ऑफ गैलीली सबसे ज़्यादा गहराई स्थित झील है, सबसे गहराई में स्थित लैंड कहाँ पे है? वो है डेड सी। तो सी ऑफ गैलीली से लेके डेड सी तक नदी बहती है, इसका नाम है जॉर्डन रिवर। यहाँ पे नहीं बहती है, ये फोटो गलत है, वो सी ऑफ गैलीली से लेके डेड सी तक ही बहती है। ठीक है, कौन सी नदी? जॉर्डन नदी। जॉर्डन के कैपिटल की बात करें तो जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, AMMAN। ठीक है, ये जॉर्डन की कैपिटल है। जॉर्डन की बात करें तो हम सीमा साझा करने वाले देशों में इजराइल, ये फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन, ऊपर आपको मिलेगा सीरिया, इधर मिलेगा इराक और सऊदी अरेबिया। ठीक है, इस तरह से इसकी सीमा साझा करने वाले देशों में आ सकता है इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, इराक और सऊदी अरेबिया। लेबनान के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जॉर्डन का बॉर्डर जो है एक वाटर बॉडी से भी लगा हुआ है, जो लोगों को नहीं पता होता है। यहाँ पे गल्फ है जो कि रेड सी, जिस रेड सी वाली वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल से गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में बताया है। तो गल्फ ऑफ अकाबा के साथ ये जॉर्डन सीमा साझा करता है। यहाँ पे एक शहर है अल अकाबा, उसी के नाम पे उस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ अकाबा, जो कि लाल सागर का हिस्सा है। ठीक है, ये जो हमारे दो सागर मैंने आपको बताया, डेड सी और सी ऑफ गैलीली, इन्हें हम डिटेल से देखते हैं। अभी देखिए सी ऑफ गैलीली जो है वो एक लेक है जिसका दूसरा नाम है लेक तिब्रियास, लेक तिब्रियास। ठीक है, ये सी ऑफ गैलीली, ये लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन द अर्थ, दुनिया में सबसे गहरी फ्रेश वाटर की लेक है। गहरी का मतलब पानी की गहराई से मतलब नहीं है, गहराई में स्थित है, मीन सी लेवल से नीचाई में स्थित है। मीन सी लेवल से -215 मीटर इसका लैटिट्यूड है, मतलब -215 मीटर नीचे स्थित है ये। ठीक है, लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन द अर्थ है। कहाँ है? पूर्ण रूप से इजराइल में है। देखिए मैप में मैं आपको और दिखा देता हूँ इसको, ये इजराइल में है, इसको इधर लेके चलते हैं। ये देखिए इजराइल में है, ये जो जगह है ये पूर्ण रूप से ये गोलन हाइट्स और इजराइल के बीच में है। हालांकि गोलन हाइट्स पे इजराइल का कब्जा है, तो सी ऑफ गैलीली जो है ये इजराइल में ही है। ठीक है, इसको आप जॉर्डन में मत मार दीजिएगा या फिर सीरिया में मत मार दीजिएगा। तो लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन द अर्थ है, -215 इसका लैटिट्यूड, मतलब इतनी गहराई में इसका पानी शुरू होता है यहाँ से। तो और नीचे जो कितना गहरा हो पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। कहाँ बहता है, कहाँ से? सी ऑफ गैलीली से एक रिवर चलती है, इसका नाम है जॉर्डन रिवर, जो कि जिसको हम बोलते हैं नहर अल सहीरियत, नहर अल सहीरियत इसको दूसरा नाम है जॉर्डन रिवर का। और यहाँ के मिल जाती है डेड सी में। ठीक है, यहाँ की रिवर खत्म हो जाती है, यहाँ से चलती है, यहाँ की खत्म हो जाती है, काम खत्म। डेड सी जो है वो किसी भी वाटर बॉडी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, चारों तरफ इसके
कोई वाटर बॉडी से जुड़ा हुआ नहीं है। नाम दोनों का सी है, लेकिन दोनों लेक हैं। डेड सी के बारे में बात करते हैं। दुनिया का सबसे खारे पानी की लेक है डेड सी। दुनिया में सबसे गहराई में, सबसे गहरे एलिवेशन में स्थित है डेड सी, -430 मीटर, -430.5 मीटर। तो देखिए ये जगह ऊंची है, माइनस में होते हुए भी ये गहरी है, इसलिए पानी सी ऑफ गैलीली से डेड सी की तरफ आ रहा है। सैलिनिटी, दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी पानी इसी का है, 340 ग्राम पर केजी। इतनी ज़्यादा सैलिनिटी है इसके अंदर। समुद्र के पानी की सैलिनिटी या नमकीनपन, सैलिनिटी का मतलब होता है कितनी नमक है पानी के अंदर, उससे तुलना करें तो उससे 10 गुना ज़्यादा सैलिनिटी है डेड सी की। इस वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 1.24 केजी, जिसकी वजह से अगर आप डेड सी में गोता लगा देंगे तो आप डूबेंगे नहीं, आप उसके ऊपर बिना हाथ पांव चला ही तैरते रहेंगे। इसलिए एक टूरिस्ट के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव जगह बन जाती है डेड सी। इतने सारे डाटा आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा जॉर्डन नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो सी ऑफ गैलीली से लेकर डेड सी के बीच में बहती है। ठीक है, डेड सी दुनिया में सबसे लोएस्ट लैंड बेस्ड एलिवेशन, सबसे गहराई में स्थित, जमीन की भूमि पे सबसे गहराई वाली जगह की बात करें, समुद्र की बात नहीं कर रहे हैं, भूमि की बात करें, लैंड एलिवेशन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा गहराई में डेड सी ही है। और डेड सी की सैलिनिटी और डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको फ्लोटिंग वाटर वाला सागर भी कहते हैं। इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पूछा सकता है, देखिए अभी क्या है कि वो डेड सी जो धीरे धीरे सूखता चला जा रहा है। क्यों सूखता चला जा रहा है? क्योंकि समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है और डेजर्ट वाले एरिया में है, तो धीरे 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 इसका पानी कम होता चला जा रहा है। लगभग जो है इसके सूखने की दर बताई जाती है कि 1 मीटर पर ईयर के हिसाब से इसका पानी सूखता चला जा रहा है। 1 मीटर पर ईयर के हिसाब से इसका पानी सूख रहा है, गहरा होता चला जा रहा है। और अगर 1960 के से कंपेयर करें 1960 से, तो 33% तक ये पानी सूख चुका है। लेकिन ये इस पानी का इंपॉर्टेंस इतना है कि जॉर्डन और इजराइल में पानी की सप्लाई करता है। तो जॉर्डन ने एक प्लान बनाया है कि हम इस डेड सी को जोड़ देंगे किसके साथ? गल्फ ऑफ अकाबा के साथ। इस डेड सी को गल्फ ऑफ अकाबा यानी रेड सी से जोड़ने का प्लान बनाया है जॉर्डन ने, जो कि पूर्णतः जॉर्डन का प्लान है। वो पाइप के द्वारा यहाँ से यहाँ पानी लाएगा। फायदा क्या होगा? एक तो हमारा जो डेड सी है वो बचा रहेगा, उसके अंदर पानी जाएगा। दूसरा, क्योंकि ये जगह ऊंची है, ये जगह नीची है, तो पानी प्रेशर से आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। ये जॉर्डन का प्लान है। प्लान का नाम क्या है? रेड सी डेड सी वाटर कन्वेंस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, रेड सी डेड सी वाटर कन्वेंस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, या 2C कैनाल भी इसको बोलते हैं। 2C कैनाल भी इसी का नाम है। जॉर्डन का पूर्ण रूप से प्रोजेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट कहाँ है, कैसे और क्यों बनाया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इजराइल की। देखिए इजराइल और फिलिस्तीन की बात करेंगे, इनके ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो में बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अभी मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ। देखिए ये सी ऑफ गैलीली, ये है, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको डेड सी, और बीच में बह रही है जॉर्डन रिवर। ये जो फिलिस्तीन देश है, पहले फिलिस्तीन देश ही हुआ करता था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इजराइल जो है हमारा दुनिया के नक्शे पे आया है। ठीक है, इजराइल जीसूस जो होते हैं, जीयूस यहूदियों का देश है इजराइल। जो ये आपको वेस्ट बैंक और गाज़ा दिख रहा है, ये फिलिस्तीन देश है। ये दिख रहा है वेस्ट बैंक, और ये दिख रहा है गाज़ा, ये फिलिस्तीन है। और बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये इजराइल। हालांकि इन दोनों बातों में कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी लंबा विषय है, जिसके ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि इजराइल भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। कैपिटल इजराइल अपनी बताता है जेरूसलम। और अगर हम बात करें फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन भी भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। कौन सा? ये वाला वेस्ट बैंक नहीं करता है, लेकिन गाजा पट्टी वाला क्षेत्र सीमा साझा करता है। तो फिलिस्तीन भी एशियाई देश है जो मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता है, और कैपिटल अपनी भी ये बताता है जेरूसलम। तो दोनों देश जो हैं एक ही जगह को अपनी कैपिटल बताते हैं। हालांकि इंटरनेशनली इजराइल की रिकॉग्नाइज कैपिटल जो है वो तेल अवीव है, जो कि यहाँ पे है। लेकिन किसी इजरायली से उसकी कैपिटल पूछेंगे तो वो जेरूसलम ही बताएगा। क्यों? इसलिए क्या झगड़ा है? वेस्ट बैंक क्या है, गाजा क्या है, हमास क्या है, और ये अरब के साथ, अरेबियन लोगों के साथ इनकी कैसे वार हुई, यहूदियों की फ़लस्तीन से क्या वार हुई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप सीमा साझा की बात कर लेते हैं। तो जो ये हमारा इजराइल देश है वो ऊपर लेबनान के साथ सीमा साझा करता है। इधर एक गोलन हाइट वाला मैंने आपको बता ही दिया, सीरिया के साथ सीमा साझा करता है। इधर जॉर्डन के साथ सीमा साझा करता है। और इधर इजिप्ट का जो सनाई पेनंसुला वाला हिस्सा है, ये सनाई पेनंसुला है इजिप्ट का। ये मैं आपको रेड सी वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सनाई पेनंसुला इजिप्ट के साथ भी सीमा साझा करता है, प्लस फिलिस्तीन के साथ तो करता ही करता है।
एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो इजराइल है वो दो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी के साथ कनेक्टेड है। एक तो मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्टेड है इजराइल, दूसरा नीचे ये गल्फ ऑफ अकाबा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी इसका एक छोटा सा भाग गल्फ ऑफ अकाबा से भी टच होता है इजराइल का। इसका मतलब ये जो है हमारा गल्फ ऑफ अकाबा से होते हुए, रेड सी होते हुए, अरेबियन सी होते हुए इंडियन ओशियन से भी कनेक्टेड हो जाता है इजराइल। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया हमारा पूरा वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के सारे ही देश हम कंप्लीट कर चुके हैं 3 वीडियो में। पहला हमारा अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर वीडियो था जो पार्ट 1 था। दूसरा हमारा जो वीडियो था वो हमारा था काकेशस स्टेट के ऊपर, अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, और अर्मीनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट। और तीसरा वीडियो आज हमने बनाया जिसमें हमने बाकी बचे हुए देश कंप्लीट करे। आई होप आपको ये तीनों ही वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, गुनगुनाते रहें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।